नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। करनाल के घरौंडा से विधायक अरविंद कल्याण को हरियाणा विधानसभा का स्पीकर चुना गया। इसी के साथ ही कल्याण 15वीं हरियाणा विधानसभा के 18वें अध्यक्ष बन गए। वहीं जींद से लगातार तीसरी बार विधायक बनने वाले कृष्ण मिड्डा को डिप्टी स्पीकर बनाया गया। उधर सत्र की शुरुआत के साथ ही राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सबसे सीनियर विधायक रघुवीर कादयान को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई, जिसके बाद कादयान ने अन्य विधायकों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले विधायकों में 40 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार शपथ ली। इनमें बीजेपी के 23 और कांग्रेस के 13 विधायक शामिल हैं। हरियाणा की 15वीं विधानसभा का सत्र इस बार अन्य विधानसभाओं से या बीती विधानसभाओं से कितना अलग रहेगा, यह सवाल है। अब सत्र का आगाज हुआ है। तमाम वादे हैं जो सरकार ने जनता से किए थे और वादे पूरे करने हैं। विपक्ष की भूमिका किस तरीके की रहेगी सदन के अंदर इस सत्र में, और आगे किस तरीके से सरकार उन वादों को पूरा करेगी, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ चर्चा में हैं। पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। बदले बदले सरकार नजर आते हैं। दरअसल हरियाणा की 15वीं विधानसभा में भी इस बार बहुत से नए चेहरे हैं। 90 में से 40 विधायकों ने पहली बार बतौर विधायक सदन में शपथ ली है। इनमें 23 बीजेपी के और 13 कांग्रेस के विधायक हैं। सदन का आगाज राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सबसे सीनियर विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान को प्रोटेम स्पीकर की शपथ के साथ किया। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने विधायकों को शपथ दिलाई। देखिए कैसे सदन में खुशी खुशी मेल मिलाप और पहली बार विधायक बने नेताओं को शपथ दिलाई जाती है। मैं महिपाल ढांडा, जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। गौरतलब है कि हरियाणा की 15वीं विधानसभा का ये नजारा है, पर खास बात ये भी कि 14वीं विधानसभा के कई बड़े और चर्चित चेहरों की आवाज इस विधानसभा में अब नहीं सुनाई देगी। पूर्व सीएम मनोहर लाल, चुनाव हारे पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, इनेलो कमांडर अभय चौटाला, जेजेपी के सितारे नेता दुष्यंत चौटाला, कंवरपाल गुर्जर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष किरण चौधरी, नीरज शर्मा और जेपी दलाल। सरकार बेशक बीजेपी की बनी है, पर 8 मंत्री और विधायक अध्यक्ष का चुनाव हारना लंबे वक्त तक याद रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 39% प्लस वोट मिली, पर सीटों का फर्क 11 रहा, जिससे बीजेपी की जीत की हैट्रिक और कांग्रेस की हार की हैट्रिक लगी। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो तीसरी बार सत्ता पक्ष के रोल में बीजेपी आई है। सत्र का आगाज हुआ है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करूंगा। आज सत्र का आगाज हुआ, कितनी अपेक्षाएं हैं, किस तरीके का सत्र रहने वाला है? हालांकि कुछ गहमागहमी आज भी देखने को मिली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम तरीके की बातें कही, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सत्र का आगाज किस तरह का रहा, आगे की अपेक्षाओं पर बात करें तो क्या रहने वाला है? देखिए सौरभ, ये जो नया सदन 15वें विधानसभा का सदन चुनकर आया, इसमें पहली बात तो ये है, जैसे हम बता भी रहे हैं कि 40 चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने पहली दफा विधायक पद की शपथ ली है। मतलब इसमें यंग भी हैं, महिलाएं भी हैं, नए चेहरे हैं, इनमें मंत्री भी बने हैं। जो दूसरी बात यह है कि खास बात ये दूसरे एक दिन के स्पेशल सत्र की ये रही कि कांग्रेस का कोई नेता नहीं था। भूपेंद्र हुड्डा बतौर विधायक आज सामने आए हैं। चूंकि सीनियर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार के हैं, 4 बार सांसद रहे हैं, सीएलपी लीडर थे, बहुत सारे पद उनके पास रहे। उनकी श्रेष्ठता और सीनियोरिटी को देखते हुए उनको आगे किया गया। लेकिन वो बतौर नेता सीएलपी लीडर, अभी क्योंकि चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन एक सीनियर विधायक के तौर पे आज आए सामने। और पहले ही दिन ये भी है कि अनिल विज और भूपेंद्र हुड्डा की कहासुनी भी
थोड़ी सी बहस भी हुई है। जब अनिल विज जी कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जो नए नायब सिंह सैनी है उसके बारे में हुड्डा कुछ कह रहे थे, लेकिन अनिल विज चुटकी लेने की उनको आदत है। उन्होंने कहा जी भूपेंद्र हुड्डा के बारे में ये कहा कि आपके पास जो कुछ था आपका तो हरियाणा की जनता ने काटा मार दिया। इस तरह की थोड़ा सा छेड़छाड़ की जैसी उनको आदत है, तो चुटकी लेने की कोशिश की, लेकिन हुड्डा भी उनको भी आपत्ति हुई। उन्होंने कहा जी आज पहला दिन है, अच्छे से सब कुछ होना चाहिए, और उन्होंने स्पीकर को बधाई दी और ये भी कहा कि आपका सदन अच्छी तरह तब चलेगा आप अनिल विज और महिपाल ढांडा कस कर रखना। इनसे थोड़ा सा वो है कि अव्यवस्था या उस तरह की कोई कठिनाई पेश ना आए, तो इन दोनों को कस कर इनके पेच कस कर रखना ताकि सदन ठीक ठाक चलता रहे। थोड़ी सी नोक झोंक हुई है। कुल मिलाकर ये था कि कांग्रेस के विधायक भी आज थे और बीजेपी के भी थे, 3 जो निर्दलीय हैं वो भी आए थे। तो मतलब इसमें ये है कि एक ये सदन वो है जिसमें ऊर्जावान युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, सीनियर नेता भी हैं। कुल मिलाकर इस सदन की कार्रवाई आज तो खत्म हो गई, अभी 3, 4, 5 दिन बाद दिवाली है। मेरे को लगता है मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, और जिस तरीके से ऊर्जा नजर आ रही है मंत्रियों में और खुद नायब सिंह सैनी जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, जिस तेजी से वो काम कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अचानक वो फटाफट होता हुआ लग रहा है, तो मेरे को लगता है कि नई स्फूर्ति नजर आएगी इस मंत्रिमंडल में भी, इस सरकार में भी। क्योंकि पिछली बार जो थोड़ी सी नाराजगी थी लोगों की, जैसे कैसे सरकार बन गई, जैसा इस रिपोर्ट में भी हमने बताया कि 39% प्लस दोनों पार्टियों को वोट मिले, कांग्रेस को भी बीजेपी को, लेकिन सीटों का अंतर 11 रहा, 37 सीटें कांग्रेस और 48 बीजेपी, जिस वजह से एक पार्टी 3 बार हार गई और एक पार्टी 3 बार जीत गई। तो अब नई उमंग के साथ नया सदन आया है, लेकिन दिवाली के बाद मेरे को लगता है काम में सरकार की तेजी आएगी। अभी 3, 4, 5 दिन दिवाली मनाना सभी के लिए जरूरी है, बहुत बड़ा त्योहार है, और मंत्रिमंडल के गठन के बाद सदन में विधायकों की शपथ भी पूरी होगी, स्पीकर भी बन गए और डिप्टी स्पीकर। एक स्पीकर के बारे में एक जानकारी ये है कि हरविंदर कल्याण तीसरी बार घरोंडा से बने हैं। इनके पिता भी राजनीति में थे, चौधरी देवी सिंह, चौधरी देवीलाल के काफी करीबी लोगों में थे। उन्होंने भी लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। अपने पिता के सपने को हरविंदर कल्याण ने पूरा किया है। दरअसल 2004 में एक्टिव हुए थे, इन्होंने कोई पद यात्रा भी की थी, और 2005 में कांग्रेस में काफी कदावर नेता थे, प्रदेश महासचिव थे, लेकिन इनकी टिकट कट गई थी 2005 में। फिर 2009 में इन्होंने बीएसपी से चुनाव लड़ा, हार गए थे, कांग्रेस में टिकट कट गई। अब फिर 14, 19 और 24 तीनों पारियों में लगातार जब से बीजेपी में आए हैं, इनकी किस्मत, इनका भाग्य चमक गया है, और 3 बार जीते ही नहीं है, आज स्पीकर भी बने हैं। स्पीकर भी एक बहुत प्रतिष्ठित पद है, भले ही मंत्रिमंडल का अपना उसका तरीका होता है। ज्यादातर हमने देखा कांग्रेस सरकार में हरमिंदर सिंह चट्टा होते थे पेवा से, वो स्पीकर बने, लेकिन वो चाहते थे मैं मंत्री बनूं। ऐसे ही कुलदीप शर्मा कांग्रेस सरकार में जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, वो भी चाह रहे थे कि मैं मंत्री बनूं, स्पीकर नहीं रहना चाहता, लेकिन सरकार चल रही थी। उसके अलावा कंवरपाल गुर्जर जो बीजेपी के विधायक थे, वो पहली बार में स्पीकर बने, लेकिन अगली बार उन्होंने कहा मैं मंत्री बनूंगा। लिहाजा हरविंदर कल्याण बच गए थे, रोड समाज से आते, करनाल की 5 विधानसभा और पानीपत की 4, पानीपत से 2 मंत्री बन गए, लेकिन करनाल से कोई नहीं बना, तो रोड समाज से नहीं बना था। इसलिए तय माना जा रहा था पहले से कि स्पीकर यही बनेंगे, और आज आखिर वैसा ही हुआ जैसा बीजेपी की योजना चल रही थी। और डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा को बनाए गए, वो भी तीसरी बार जींद से चुनाव जीते हैं। कुल मिलाकर 10 विधायक ऐसे हैं कम से कम, करीब जो तीसरी बार जीते हैं। बीजेपी में हैट्रिक मारी है उन्होंने, 8 से 10 हैं। तो इनका जलवा अलग नजर आएगा, जैसे महिपाल ढांडा है, हरविंदर कल्याण है, घनश्याम दास अरोड़ा है, कुछ और भी विधायक है जो हैट्रिक के साथ जिन्होंने फिर से री एंट्री किए विधानसभा में। विधानसभा काम कैसे करती है, दिवाली के बाद जब वर्किंग डेज आएंगे, कार्य दिवस होंगे, मेरे को लगता है तेजी से काम करने की सरकार कोशिश करेगी। जो पुरानी योजनाएं हैं उनको तेजी से पूरा किया जाए, और नई घोषणाएं जो की गई हैं संकल्प पत्र में, उस पर काम करना भी जरूरी है। अभी मैं बता रहा था कि 2100 रुपए जो महिलाओं को आर्थिक सहायता मदद देने की जो बात थी, महिलाएं अभी से तमाम वादे, तमाम चुनौतियां हैं, तमाम वादे हैं, वो वादे जो जनता के साथ किए, जनता के साथ जो वादे किए, उन वादों पर कितना खरा उतरेगी सरकार, क्योंकि बहुमत है। महेश, वादे पूरा करना सरकार के लिए आसान होगा क्योंकि बहुमत में है, विपक्ष की किस तरीके की भूमिका आने वाले समय में सदन में देखी जाएगी,
क्या परिस्थिति बन सकती है, क्या कुछ खास हो सकता है? क्योंकि पहले दिन में टकराव की स्थिति थोड़ी बहुत कहा सुनी तो देखी गई, लेकिन क्या ये माना जाए कि जो वादे हैं, जो एक घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया गया था, वो वादों पर खरी उतरेगी सरकार जैसे एक्शन मोड में है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहा जा सकता है कि मर्यादाएं यहाँ पहले से बेहतर देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभय सिंह चौटाला इस विधानसभा के सदस्य इस बार नहीं है। अभय सिंह चौटाला जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे, वो गरिमा कहीं ना कहीं विखंडित होती हुई नजर आया करती पूरे विधानसभा की। अलग अलग, चाहे स्पीकर को लेकर बात की जाए, मुख्यमंत्री के पद को लेकर बात की जाए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अभय सिंह जो किया करते थे, वो शब्द इस बार शायद इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ये एक गरिमा का सवाल है। मुझे लगता है कि इस विधानसभा में पहले से बेहतर गरिमा जो है इस विधानसभा की देखने को मिलेगी। उसके साथ ही यहां पर कांग्रेस पार्टी का अगर जिक्र किया जाए तो भले ही नेता प्रतिपक्ष अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं चुना गया, लेकिन आघोषित यहां पर नेता प्रतिपक्ष एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है, और उन्होंने ही आगे आकर मोर्चा संभालने का काम किया है। सबसे सीनियर भी वही है, सबसे बड़ा पद भी उनका है, सबसे बड़ा कद भी उनका है। कद इस लिहाज से कि 72 टिकटें बांटने का काम कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया गया था। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक ही थे जिनके हाथों में टिकट हुड्डा परिवार की तरफ से थमाया गया था। अब उन्हीं में से विधायक चुनकर सामने आए हैं, तो अगर 5 से 6 विधायकों को अगर छोड़ दे तो सारे के सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शक्ति प्रदर्शन में शामिल रहे हैं। तो ऐसे में यहां पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी ये कह दिया गया है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एकमात्र विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि हुड्डा समर्थकों के पास टिकट था और हुड्डा समर्थक ही जीत कर आए हैं। अगर 5 से 6 विधायकों को छोड़ दे तो तमाम जो कांग्रेस समर्थित विधायक हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले रहे हैं। तो एक तरीके से अघोषित नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही मान लिया जाए, और आने वाले दिनों में भी हुड्डा ही मोर्चा संभालने का काम करेंगे। इस तरह की जो संभावनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब इस विधानसभा में क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है? दरअसल कुछ खास पहलुओं पर मैं अपने तमाम दर्शकों का गौर चाहूंगा। यहां पर जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ये कह रहे थे कि 100 दिनों का जो कार्यक्रम है वो सरकार को तय करना है। 100 दिनों में सरकार के पहले 100 दिनों का एजेंडा क्या होगा, जो घोषणाएं उनकी तरफ से की गई, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कुछ वायदे हरियाणा प्रदेश के वोटर्स के साथ किए गए थे, उन वायदों को किस तरीके से जल्द अमली जामा पहनाया जा सकता है, यह अधिकारियों को सुनिश्चित करना है। 100 दिनों का एजेंडा क्या होगा वो पहले से पार्टी की तरफ से तय किया गया है। अब विधानसभा में खड़े होकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने वोटर्स के लिए की थी, उन घोषणाओं पर किस तरीके से अमली जामा पहनाया जा सकता है, कौन से ऐसे कायदे कानून नियम बनाए जाएं जिससे जो योजनाएं हैं वो लागू की जा सके और सरकार के खजाने पर बहुत ज्यादा जोर भी नहीं पड़े। मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल कांग्रेस कोई बड़ा जो है टकराव या बड़े मुकाबले की स्थिति में इस वक्त नजर आ रही हो। मुझे लगता है कि हनीमून पीरियड ये सरकार का माना जाए, और ये विधानसभा का जो सत्र है वो भी हनीमून पीरियड ही नायब सिंह सैनी सरकार का माना जा सकता है। अब जो घोषणाएं हैं वो पूरी की जानी है, और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो कामकाज इस विधानसभा सत्र में होना है वो घोषणाओं को पूरा करने को लेकर जो प्रारूप है, जो योजनाएं हैं वो तय की जानी है। और यहां पर अधिकारियों को पहले से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आपको जनता के साथ संवाद कायम रखना है। जो गलती यहां पर मनोहर लाल खट्टर सरकार में देखने को मिल रही थी, खट्टर अपने तरीके से पूरे हरियाणा को चलाने का काम कर रहे थे, भले ही उनकी ज्यादातर योजनाओं को अभी भी स्वीकार्य रखा गया हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे वो फैमिली आईडी की बात हो। हालांकि उनकी योजनाओं को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया, लेकिन वो सबसे बड़ी परेशानी का सबब बने थे क्योंकि अधिकारी संवादहीनता की स्थिति में थे, जनता की जरूरतों के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। नायब सरकार की तरफ से नायब सिंह सैनी ने पहले दिन कहा कि जो भी योजनाएं आप बनाएंगे वो जनता के साथ संवाद करेंगे, जनता के साथ अधिकारियों की संवादहीनता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जनता के हिसाब से काम करने की कोशिश खुद नायब सिंह सैनी भी करेंगे, और नीचे भी ये सब कुछ सुनिश्चित करवाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सत्र के जरिए भी करेगी। वीरेंद्र जी, जब विधानसभा का सदन चलेगा, सरकार के सामने वादे पूरे करने की एक रूपरेखा तैयार की होगी। जाहिर सी बात है, सरकार ने जिस तरीके से, अब महेश भी बता रहे हैं, देवेंद्र ने भी कहा कि दिवाली के बाद और सरकार इस पर काम करना शुरू कर देगी, लेकिन सवाल ये कि विपक्ष की स्थिति किस तरीके की देखी जाएगी सदन में, क्योंकि 37 सीटें कांग्रेस के पास हैं। हालांकि उतनी मजबूत स्थिति में विपक्ष इस बार नहीं नजर आ रहा। महेश ने भी जिक्र किया, हनीमून पीरियड सरकार का कहा जा सकता है। कैसी स्थिति विपक्ष की रह सकती है? क्या कुछ मुद्दों पर टकराव की स्थिति रहेगी? सदन इस बार बीते सदनों की बात करें कितना अलग होगा?
देखिए, विपक्ष की भूमिका प्रभावी रहती है और जिस तरह से जो स्पीकर का चुनाव हुआ, डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ, देखिए परंपरा तो ये रहती थी कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है विपक्ष को दिया जाता था, लेकिन कुछ समय से ये परंपरा समाप्त हो गई है, तो अब सत्तारूढ़ दल ही रखता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पद ही सत्तारूढ़ दल के पास रहते हैं। और देखिए, कांग्रेस के लिए दुविधा ये है, कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखना है। एकजुट रखने के साथ साथ ये भी देखना है कि जो जनता के मुद्दे हैं उसको प्रभावी ढंग से कैसे उठा पाते हैं। देखिए, एक बड़ी विडंबना की स्थिति है हरियाणा के अंदर। जो भी हरियाणा में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है और विपक्ष का नेता है, मतलब इनको जो वेतन मिलता है उस पर जो आयकर है, इनकम टैक्स है, उसका भुगतान सरकार करती है, मतलब लोगों की जेब से जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री अपने वेतन में से खुद इनकम टैक्स देते हैं, राष्ट्रपति खुद देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन हरियाणा में उल्टा है। हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का और विपक्ष के नेता का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का और इनका तो वेतन है और विधायकों के जो भत्ते होते हैं इन पर जो इनकम टैक्स है वो सरकार देती है। मतलब काफी अजीब स्थिति है। मतलब अगर आप वेतन लेते हैं तो अपना इनकम टैक्स आप दीजिए, तो लोगों की जेब से क्यों जाए, लोगों के टैक्स से क्यों जाए, मतलब सरकार के कोष से क्यों जाए। ये हरियाणा पहला राज्य है, तो बाकी राज्यों में भी ऐसी परंपरा थी। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने ऐसी परंपरा को समाप्त कर दिया। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने किया, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया और पंजाब में तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय से ये समाप्त कर दिया गया था। तो हरियाणा में भी ये प्रथा समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए ये काफी समय से चला आ रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पहले से ऐसी परंपरा चली आ रही है। तो इस परंपरा को समाप्त करना होगा। इसके लिए सत्तारूढ़ दल को भी पहल करनी होगी और विपक्ष को भी पहल करनी होगी। भाई, अपना इनकम टैक्स तो आप अपनी जेब से दीजिए, लोगों की जेब पर क्यों बोझ डालते हैं, अनावश्यक बोझ क्यों डाला जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले पर इस बार जो है सार्थक चर्चा भी होगी, बहस भी होगी और इस पर अमल भी होगा। तो जहां तक विपक्ष की बात है, देखिए विपक्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रभावी नेता है और जो डिप्टी नेता होंगे, जो उपनेता होंगे, वो अफ्ताब अहमद हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी उस भूमिका में रहे हैं और सचेतक पहले भारत भूषण बत्रा थे। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सचेतक की जो भूमिका है, मुख्य सचेतक की, चीफ विप की, वो रामकुमार कश्यप को दी जा सकती है। उनका नाम काफी अग्रणी चल रहा है। तो हालांकि बात तो घनश्याम दास अरोड़ा की भी थी, लेकिन रामकुमार कश्यप काफी पढ़े लिखे हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी आज तक उनकी नियुक्ति की घोषणा भी कर दे। तो कुल मिला के देखा जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी में नेता आए हैं, चाहे हरविंदर कल्याण आए हैं, ये दूसरे दलों से आए हुए, कांग्रेस में रहे, बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आकर इनकी प्रतिभा का निखार हुआ है। लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। देखिए, गोंडा से कभी चौधरी वेदपाल थे, वो डिप्टी स्पीकर रहे, लेकिन स्पीकर का जो गौरव मिला है पहली बार मिला है गोंडा को। और इस तरह जो है कि इसके अलावा हम देखा जाए तो जो डिप्टी स्पीकर बने हैं, कृष्ण मिड्डा जो बने हैं, वो भी देखिए, वो भी जो है इंडियन नेशनल लोकदल से थे, उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी में तीसरी बार विधायक बने, तो यह भी उनकी उपलब्धि है। डिप्टी स्पीकर का पद मिला। हालांकि जींद जिले से पहले जो है अलग से कृष्ण बेदी थे, अब उनके बाद उनको प्रतिनिधित्व मिल गया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भौगोलिक स्थिति के आधार पर सभी को प्रतिनिधित्व दिया है। एक पार्टी की एक अच्छी संरचना है, एक अच्छा सबको साथ लेकर चलने की बात है और विपक्ष को भी अपनी भूमिका खुद ही तय करनी चाहिए। रचनात्मक और सार्थक बहस हो, इससे लोगों का भला होगा। देवेंद्र, बहुत सी बातें हैं, जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी बताया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का जिक्र किया, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि मोहन यादव ने वो भत्ते कहीं ना कहीं अपने मंत्रियों के, उन्होंने कहा कि टैक्स आप खुद ही भरेंगे। हमने परिस्थितियां देखी हैं कि बीजेपी की जब सरकार आई सत्ता में, तो ये परिस्थितियां बदली हैं। जो एक शुरुआत से एक परंपरा चली आ रही थी, उसको कहीं ना कहीं पलटा गया। हरियाणा में भी इसको पलटा जाएगा, क्या किस तरह की परिस्थिति होगी? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि जो चुनौतियां अब सरकार के सामने क्या कुछ पेश आ सकती हैं या फिर नहीं आएंगी? जैसा महेश बता रहे थे कि भाई हनीमून पीरियड है, तो आसानी रहेगी चीजों को पूरी तरह से समाप्त करने में। देखिए सौरभ, बीजेपी कई अच्छी नीतियों के लिए और कई अच्छे कामों के लिए जानी जाती है, क्योंकि पार्टी विद द डिफरेंस होने का दावा करती है। अभी आपको बताऊं, एक चीज और चली आ रही है जिसके बारे में कहा जाता है, आम आदमी पार्टी, हालांकि उसका कोई वजूद हरियाणा में तो अब रहा नहीं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से पंजाब में हमने फैसला लागू किया कि कोई व्यक्ति अगर 3 या 4 बार विधायक बन चुका है, उसकी जो पेंशन होती है वो 4 बार कार्यकाल की पेंशन उसको मिलती है। 4 बार विधायक रहता तो हर कार्यकाल की अलग पेंशन मिलती है। पंजाब ने इस प्रथा को खत्म किया है। हरियाणा में भी ये बात उठती है कि मान लो हरियाणा में ऐसे बहुत सारे विधायक है जो 6-6 बार बने। अनिल विज खुद
7वीं बार बने हैं, कृष्ण पवार 6ठी बार बने हैं, और भी कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी वाले वो 6 बार रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा को देख लिए, वो भी 5-6 बार से विधायक है। ये एक बात ये भी उठती है जो आर्थिक बोझ की बात है कि पंजाब ने ये कहा था कि हरियाणा में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम पंजाब वाले फैसले को हरियाणा में लागू करेंगे। कोई भी नेता अगर विधायक बना है उसको एक कार्यकाल की पेंशन देंगे, ना कि 4 बार विधायक बने तो 4 बार की अलग अलग पेंशन, मतलब 3 बार की ज्यादा मिलेगी। तो इस तरह के ये बीजेपी नेताओं से सवाल पूछा भी जाता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आपके पड़ोस में है, वो कह रहे हैं कि हरियाणा के विधायक जो पूर्व विधायक है अब सक्रिय राजनीति में नहीं है या अभी जीत नहीं पाए, उनको जो पेंशन मिलेगी अगर 3 बार 4 बार आए तो 4 बार की कार्यकाल की मल्टीप्लाई करेंगे, उनको 4 बार की पेंशन मिलेगी। लेकिन ये बात उठी है हरियाणा में भी कि अगर यहाँ कोई कार्यकाल है, कोई भी 1 बार से ज्यादा विधायक बने तो उनको अगर पेंशन मिलती है तो 1 कार्यकाल की मिले, ना कि 4 बार की। एक बात तो ये चुनौतियों की जहां तक बात है, चुनौतियों के लिए देखिए चुनौतियां बहुत बड़ी है, मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ नहीं होने वाला। हमारे को पता है जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार 2005 में गई थी तो ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, सरकार चली, उन्होंने कहा जी कांग्रेस की सरकार बनी है, हम 1 साल देते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि नई सरकार अच्छा काम करेगी, 1 साल तक हम चुप रहेंगे, विरोध नहीं करेंगे। उसके बाद अगर सरकार जनहितैषी नीतियां घोषणाएं नहीं करती या जन कल्याण का चेहरा सरकार का नजर नहीं आता, उसके बाद हम सड़कों पे उतरेंगे। ये एक प्रथा ये भी रही है। जब कांग्रेस की सरकार गई थी 2014 में, बीजेपी की सरकार बनी और आज भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार है, भूपेंद्र हुड्डा ने भी यही कहा था, मेरे को याद है कि 1 साल तक सरकार को हम मौका देते हैं, हम कोई विरोध नहीं करेंगे, ना आलोचना करेंगे, आप अच्छा काम करो, हमें लगे कि सरकार के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन अच्छा काम अच्छे काम हो रहे हैं, हम समर्थन करेंगे। वही बात है, मेरे को लगता है 1 साल तक इस सरकार को कोई आपत्ति या कोई नहीं होगा, उनको मौका दिया जाएगा कि आप करो। उसके बाद कई विरोध की बात आती है तो शायद कांग्रेस विरोध करना शुरू करेगी। महेश, जो स्थिति हमने देखी अभी, आज भी देखा सत्र का आगाज हुआ, स्पीकर प्रोटेम स्पीकर को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की बहस हुई, उसके बाद हमने देखा विनेश फोगाट खेल की जर्सी पहन के पहुंची और उन्होंने जय जवान जय किसान, जय खिलाड़ी, जय नौजवान, जय हरियाणा, ये तमाम नारे लगाए। तो कहा जा सकता है कि टकराव बनेगा जरूर आने वाले विधानसभा की कार्रवाई के दौरान। सदन जब संचालन होगा तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष जरूर अपना एक दमखम दिखाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अभय सिंह चौटाला नहीं होंगे तो सदन की गरिमा पहले से बेहतर तो दिखेगी ही, लेकिन अगर विनेश फोगाट मौजूद है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद है, तो जाहिर है फिर चुप रहने का सवाल नहीं है। वहां पर जरूर जो है हरियाणा के मुद्दे उठाने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी करेंगे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर है, तो उन्हें अपने आप को भी एक बार फिर से स्थापित करने की जरूरत पड़ रही है, हरियाणा प्रदेश के लिए भी और खुद कांग्रेस पार्टी के लिए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, क्योंकि अब फ्री हैंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस 2024 के विधानसभा चुनाव में दिया गया था और अपनी पारी को खुलकर खेलने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे थे। अब चूंकि हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा है, तो ऐसे में एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुद को स्थापित करने की जरूरत पड़ रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो, हरियाणा विधानसभा में हो या फिर हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा सर, उम्मीद की जा सकती है कि बहुत बेहतर होगा क्योंकि मैंडेट है सरकार के पास, जो वादे पिछले सरकार में पूरे नहीं हुए, पिछले कार्यकाल में बीजेपी के पूरे नहीं हुए, इस बार पूरे हो जाएंगे, जनता संतुष्ट होगी। देखिए, सारा कुछ जो है नायब सिंह सैनी पर निर्भर करेगा कि वो विपक्ष का कैसा सहयोग लेते हैं। देखिए, 40 विधायक हैं जो पहली बार चुनकर आए, उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, विधायी कार्यों की जानकारी देनी पड़ेगी, भी सदन कैसे चलता है, तो उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए लगता है कि सरकार अपने स्तर पर भी पहल करेगी और विपक्ष भी इसमें सार्थक भूमिका निभाएगा। अगर विपक्ष जो है सरकार की नीतियों का विरोध नहीं करेगा तो उसकी भूमिका क्या होगी? तो मतलब विपक्ष को अपना दायित्व भी निभाना है, उसको सड़क से लेकर सदन तक अपनी लड़ाई लड़नी है और विपक्ष की भूमिका ज्यादा सार्थक रहने वाली है। और इस माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो जन अपेक्षाएं हैं, उससे जैसे लोगों ने अपेक्षा रखी है, सरकार उन कसौटियों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और जो 40 विधायक नए चेहरे हैं शपथ लेने वालों में, उनमें भी संतुलन बनाने की सरकार को कोशिश करनी होगी जिससे कि सदन सुचारू चले और जनता के काम और जो वादे किए वो पूरे हो सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।